कुछ भाई बहन श्री आसाराम बापू के ग्रुप के हमसे पूछ रहे थे कि जोधपुर हाईकोर्ट में जो अपील की सुनवाई चल रही है, जिसमें सीनियर एडवोकेट कामत जी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसी चल रही है, क्या उसमें सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीनियर एडवोकेट कामत जी ये वही कामत जी हैं जिनके बारे में कुछ समय पहले, करीब 1 साल पहले, हमने इसी चैनल पर उनके बारे में आपको बताया था, जब मेडिकल बेल पर आसाराम बापू की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। उस दौरान हमने ये वीडियो रिलीज की थी जिसमें हमने बताया था कि ये मेडिकल बेल जिस कोर्ट के सामने लगी है, जिस बेंच के सामने लगी है, वो जज भी कितने अच्छे हैं और जो आर्ग्यूमेंट करने वाले वकील हैं आसाराम बापू की तरफ से, वो वकील भी इतने अच्छे हैं और ऐसी जोड़ी बनी है कि बार एंड बेंच दोनों तरफ ही, यानी जज भी अच्छे हैं, वकील भी अच्छे हैं जो आसाराम बापू की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑर्डर भी अच्छा ही आएगा, ऐसा हमने इस वीडियो में कहा था। और उसके बाद से मेडिकल बेल मिली भी आसाराम बापू को। तो वो वीडियो आप पहले ये देखिए जो हमने कामत जी के बारे में बोला था। उसके बाद अपील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आसाराम बापू की तरफ से एसओएस यानी बेल फाइल की गई थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी। उसी रिजेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी वो थी ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार। बहुत अच्छी बेंच है, बहुत अच्छे जजेस हैं और इनके सामने जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आसाराम बापू की तरफ से, वो एक तो सीनियर एडवोकेट कामत जी थे जिनको सभी लोग जानते हैं, जो कि हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे वकील हैं और आसाराम बापू के केस से रिलेटेड उनको पूरी नॉलेज भी है, सभी फैक्ट्स उनको अच्छे से पता है, कई बार उन्होंने उनके अपील और बेल में आर्ग्यूमेंट्स करी हैं। और उनके साथ साथ में एक और सीनियर एडवोकेट थे जिनका नाम है डामा नायडू, और इनके बारे में भी मैं पर्सनली जानती हूं क्योंकि ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ही वॉज अ जज एट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर प्रैक्टिस शुरू की है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो एज वकील, एज सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये जज थे तब से मैं इन्हें जानती हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए जज थे और आज भी जब वो वकालत में आए हैं तो बहुत ही सुलझी हुई उनकी प्रैक्टिस है। और उनकी साइड से अगर नेक्स्ट हियरिंग पर भी सीनियर एडवोकेट कामत और सीनियर एडवोकेट दामा नायडू, यही 2 वकील अगर नेक्स्ट डेट पर भी रहते हैं तो मुझे लगता है कि आसाराम बापू को मेडिकल बेल पर रिलीफ जरूर मिल जाए। अब जो अपील की सुनवाई हो रही है, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं जोधपुर हाईकोर्ट में, उस बारे में बात करते हैं। अब अपील में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि मुख्य मुद्दे पर तो बात हो ही नहीं रही, इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, शंकाएं कर रहे हैं कि मुख्य मुद्दे पर तो बात हो ही नहीं रही, घटना पर भी बात नहीं हो रही, तो कहीं अपील गलत दिशा में तो नहीं जा रही है आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अपील का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट से कोई हो जाती है तो एपिलेट कोर्ट में जब क्रिमिनल अपील की सुनवाई होती है तो उस समय ऐसा नहीं होता कि आधे 1 घंटे में सीधा मेन बात कर दी जाए और बात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल अपील में एक एक पॉइंट को बारीकी से कोर्ट को बताना पड़ता है। जिन जिन बिंदुओं पर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन करी है उस हर एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कशन करके जजेस को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि कैसे ये केस बिल्कुल ही फर्जी है, बिल्कुल ही मेड आउट नहीं होता है, तभी क्लीन एक्विटल मिलता है। क्लीन एक्विटल मतलब कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो कैसे क्लियर किया जाएगा कोर्ट के सामने? जब पूरा का पूरा जो प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है ट्रायल कोर्ट के सामने, उस स्ट्रक्चर को बकायदा एक एक बिंदु उसका तोड़ते हुए जाना पड़ता है। जैसे कि एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो उस एक एक ईंट को तोड़ा जाएगा तभी पूरी बिल्डिंग गिरेगी। ऐसा नहीं होता कि सीधा बोल दिया जाए कि ये चीज तो हुआ ही नहीं है। ऐसे नहीं कोर्ट में होती है आर्ग्यूमेंट्स। कोर्ट में एक एक पॉइंट को बारीकी से डिटेल में समझाया जाता है, एक एक पॉइंट को एक एक करके तोड़ा जाता है, तब जाके प्रोसिक्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर गिर पाता है। तो उसी तरीके से जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट कामत जी आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अभी आर्गुमेंट्स खत्म नहीं हुई है और खत्म होनी भी नहीं चाहिए। 1 या 2 दिन का मैटर नहीं होता है जो क्रिमिनल अपील पूरा खत्म हो जाए। जैसे कि मैं आपको कई बार वीडियो में आसाराम बापू के केस के बारे में बता चुकी हूं, चाहे वो गुजरात का केस हो या जोधपुर का केस हो। मैंने कई हजारों पेजेस की फाइल पढ़ के आपको जब बताया तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें कि मैं आपको लिमिटेड पॉइंट्स आपको मैं बता पाती हूं। लेकिन जब क्रिमिनल अपील की आर्ग्यूमेंट का समय होता है हाईकोर्ट में, तब ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के एक एक पैराग्राफ को, एक एक पॉइंट को, एक एक प्रोसिक्यूशन की आर्ग्यूमेंट्स को तोड़ना जरूरी होता है। और इसीलिए कामत जी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीधा बोल दिया कि जोधपुर की कुटिया में जो केस हुआ था, जो घटना बताई गई है, उसका ही सीधा आंसर दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए कामत जी स्टार्टिंग से, जहां से प्रोसिक्यूशन ने केस को खड़ा किया है, वहां से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी वो आईपीसी सेक्शन 376 तक नहीं पहुंचे हैं, पॉक्सो तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी वो स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन को और सेक्शन 370 को बोल रहे हैं।
हैं। अब सेक्शन 370 की बात अगर उठी है तो मैं आपको याद दिलाऊं तो 1.5-2 साल पहले जब मुझे सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, तब सभी मीडिया चैनल्स के सामने मैंने इसी सेक्शन 370 के बारे में बोला था कि ये जो सेक्शन है ये ट्रैफिकिंग का सेक्शन है और ये बिल्कुल भी मेड आउट नहीं होता है। और क्यों नहीं मेड आउट होता है वो भी मैंने बताया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बताया था क्योंकि मेरे पास एक ही दिन का समय था। तो पहले आप वो सुनिए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ट्रैफिकिंग के बारे में कहा था, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कामत जी भी इसी सेक्शन को पहले कैसे कोर्ट में गिरा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स की तो वो मेरे ख्याल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई ना कोई होगा उनसे ताल्लुकात, इसलिए वो सेक्शन लगा है। हाँ, सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये होता है कि आप किसी लड़की को, बच्ची को, महिला को, आप बच्चों को आप इधर से उठा के कहीं बेच रहे हो तो यहाँ पर बेचने का कहाँ है? वो जो पेरेंट्स लेके गए वो पूछे क्यों नहीं तुरंत ऑन द स्पॉट? मेरा भी तो ये है, पेरेंट्स को दे दिया तो बेचने का सवाल ही खत्म। वो पेरेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसलिए पेरेंट्स को बताया कि बच्ची जो है वो बीमार है, इसीलिए आप इनको बापूजी से मिलने ले जाओ। अब पेरेंट्स की चॉइस है, वो ना लेके जाते, वो क्यों लेके गए? बिल्कुल उनकी चॉइस थी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि आप लड़की को उठा ले गए, कहीं बेच दिया। कहीं से भी लिंक कैसे हो रहा है इस मैटर से? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बिकॉज अगर पेरेंट्स को बोला कि देखो आपकी बच्ची कई दिन से बीमार है, आप इसको ले जाओ गुरुकुल से, आप अपने घर ले जाओ और फिर जब आपको लगे आपको बापूजी से मिलवा लो, इतना ही तो कहा था। कोई फोर्स नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था, ना उसके पीछे कोई सर्वेलेंस लगाई थी पेरेंट्स के पीछे कहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा कहीं फैक्ट नहीं आया है ऐसा। अब इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह से दिखाया है कि बिकॉज हॉस्टल से वार्डन ने लड़की को बापू के पास भेजा, इसका मतलब ये ट्रैफिकिंग हुई है लड़की की। अब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? एक किसी लड़की, बच्ची को खरीदना, बेचना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल पर्पस, उसके लिए लड़की को बेचना। अब यहाँ पे वो लड़की ऑलरेडी उनके आश्रम में पढ़ रही है, उनके गुरुकुल में पढ़ रही है और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, पेरेंट्स बेटी को लेकर गए हैं। क्या ये ट्रैफिकिंग कहीं से भी लग रहा है? क्या ये लड़की को बेचा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन कैसे हो गया? अब देखिए, मेरे पास तो उस समय लिमिटेड समय था और एक ही दिन में इलैबोरेटली नहीं समझा सकते, लेकिन यही बात अब जब कोर्ट में करनी होगी अपील के समय, जो कि एक ऐसा चांस होता है अपील का जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स कोर्ट को सेटिस्फाई करने जरूरी हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कोई डाउट रह गया तो कन्विक्शन अपहेल्ड हो सकती है। इसीलिए अपील के चांस को मिस नहीं कर सकते, वहां पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए हाईकोर्ट में जब ये ट्रैफिकिंग के बारे में बात होगी तो उस सेक्शन को बहुत इलैबोरेटली, डिटेल में समझाना पड़ेगा कोर्ट को कि कैसे ये सेक्शन मेड आउट नहीं होता है, और ऐसे ही फिर आगे के सेक्शंस को भी बताना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी कैसे मेड आउट नहीं होता, पॉक्सो कैसे मेड आउट नहीं होता, सेक्शन 376 कैसे मेड आउट नहीं होता, और वही कामत जी हाईकोर्ट में कर रहे हैं। मैंने सुनी है उनकी आर्ग्यूमेंट, उन्होंने बल्कि सेक्शन इस 370 को ऐसे ही जो मैं आपको बता रही हूं उन्होंने ब्रेक डाउन किया सेक्शन 370 को, जो ट्रैफिकिंग का सेक्शन है। जैसे मैं सेक्शन यहां लगा रही हूं, देखिए सेक्शन में लिखा है कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है या ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है, और किस किस माध्यम से करता है वो भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 माध्यम लिखे हैं। तो कामत जी ने इस सेक्शन को तोड़ तोड़ के एक एक इसके वर्ड को एक्सप्लेन किया है कि रिक्रूट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हार्बर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, रिसीव का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पांचों चीजें ABCD जो है, इनमें से कोई भी आसाराम बापू के केस में फिट नहीं बैठता है केस। और उस समय हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने एक क्वेश्चन भी पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट करते समय फिजिकल ट्रांसफर को नहीं देखा, मेंटल ट्रांसफर को देखा, मतलब मेंटली और स्पिरिचुअली ट्रांसफर किया गया है, मेंटली और स्पिरिचुअली हार्बर किया गया है, ऐसा ट्रायल कोर्ट ने माना है। तो उस समय कामत जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि IPC यहां कहीं भी मेंटली बात नहीं कर रहा है, फिजिकली बात कर रहा है कि फिजिकली किसी को हार्बर किया जाए या ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो उस समय फिर हाईकोर्ट के जजेस ने वापस से क्वेश्चन पूछा कि हिप्नोटिज्म में भी ऐसा हो सकता है अगर स्पिरिचुअली ना हो सकता हो तो कामत जी ने कहा कि चाहे स्पिरिचुअली बोलो आप, चाहे हिप्नोटिज्म से बोलो, लेकिन ऐसी कोई शक्ति कलयुग में तो नहीं है कि मैं यहां जोधपुर में खड़ा हूं तो मुझे कोई दिल्ली में ट्रांसफर कर दे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इनफैक्ट IPC तो ऐसी चीजों को बिल्कुल कवर नहीं करता है, ये फिजिकल एक्शंस को ही मानता है। एंड आई मस्ट कोट कि ऑनरेबल हाई कोर्ट यानी जोधपुर हाई कोर्ट के जजेस मुझे इस बात से सेटिस्फाई दिख रहे थे। कामत जी वाज एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट इस सेक्शन के बारे में एटलीस्ट। अभी बाकी के सेक्शंस तो आगे डिस्कस होंगे, आगे आर्ग्यूमेंट्स अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन अब तक जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने की है वो बहुत अच्छी की है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। कामत जी ने एक जजमेंट को भी उसमें रेफर किया, उसमें एक अभी रिसेंट की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को रेफर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक केस था जिसमें एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉयर है जिसने एक मेड
मेड को एक एम्प्लॉय रखा, तो उसमें एलिगेशन ये था कि मेड को एक कमरे में बंद कर दिया था और कहा था कि जब तक मुझे नया ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता है तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो उसमें ट्रैफिकिंग का सेक्शन लगा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ट्रैफिकिंग के सेक्शन को मेड आउट नहीं माना और कहा इसमें ट्रैफिकिंग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसमें रीजन ये दिया गया कि क्योंकि मेड के पास में एम्प्लॉयर ने मोबाइल फोन दे दिया था, यानी मेड के पास में मोबाइल फोन था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में ट्रैफिकिंग कैसे मान सकते हैं जब मेड के पास में मोबाइल फोन दिया हुआ था। तो हार्बर का इसमें इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहा है कि उसको एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिकिंग किया गया, ऐसा मेड आउट नहीं होता क्योंकि वो फ्री है, उसके पास में मोबाइल फोन दिया हुआ है। तो कामत जी ने ये आर्ग्यूमेंट किया इस जजमेंट को लेते हुए कि वो केस तो ट्रैफिकिंग का बेस्ट केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 370 को मेड आउट नहीं माना। तो आसाराम बापू के केस में तो ये ट्रैफिकिंग वर्स्ट केस है, तो वर्स्ट केस में तो सेक्शन 370 मेड आउट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सेक्शन 370 के ऊपर कामत जी ने बहुत अच्छे से कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया है मैटर, और भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को भी एक्सप्लेन किया और बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन किया है अपनी आर्ग्यूमेंट्स में कि क्या बैकग्राउंड मोटिव हो सकता है कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट की फैमिली का जो उन्होंने ये केस किया है। और ये क्वेरी सबके माइंड में रहती है कि क्यों केस किया गया होगा, तो वो भी कामत जी ने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखी है, जिसकी मैं यहाँ पर अभी डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो फैक्ट के इशू हैं कि लड़की ने किस वजह से झूठा केस किया, और वो सच में रिकॉर्ड का मैटर है, वो ऑन रिकॉर्ड मैटर है। कामत जी ने बोला भी है कि ऑन रिकॉर्ड वो सारी बातें कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जब जजमेंट आएगी वो जरूर पता चल जाएगी, सारी बातें ओपन हो जाएंगी। तो कुल मिला के आंसर जो आज की वीडियो का है, जो कि पर्टिकुलरली उन भाई बहनों के लिए जिनके मन में ये सवाल आ रहा है, जो मुझे भी पूछ रहे हैं कि अपील की आर्ग्यूमेंट्स कैसी चल रही हैं आसाराम बापू के केस में, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आर्ग्यूमेंट्स अच्छी पेस पर चल रही हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आर्ग्यूमेंट रखी जाती हैं हाई कोर्ट में। जल्दी जल्दी मुख्य मैटर पर नहीं आया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है, जो कि कामत जी चल रहे हैं। और कामत जी इस केस के लिए बेस्ट हैं बिकॉज सीनियर एडवोकेट हैं और इस केस में उनको आर्ग्यूमेंट सारी पता है, केस के सारे फैक्ट्स उनको A to Z अच्छे से पता है। इस केस में उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रही है और इस समय भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कोई मन में डाउट सवाल नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट है और अपना बेस्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई एडवोकेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमसे जो पूछा गया है तो हमारा यही जवाब है कि कोई डाउट नहीं है, कामत जी बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और उनके अलावा और कोई एडवोकेट, मैं भी नहीं सोचती हूं कि और कोई एडवोकेट आसाराम बापू के केस में आर्ग्यूमेंट करना चाहिए।